थे तो शादी हो गई थी, पढ़ाई के बाद पढ़ाई चली रही थी और पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी ना, बहुत सारा बर्डन था क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। तो सनावद में एक छोटी सी किराना दुकान डाली थी 1998-99 में, राइट, आज से 25 साल पहले छोटी सी दुकान थी। और साल 2 साल जब दुकान में चला रहा था और ये देखा कि जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया हो, है ना, छलांग तो बहुत लंबी लगाना है, लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी आप नौकरी पे जाते हैं या अपनी दुकान पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ताकत तो बहुत है, लेकिन आपकी ताकत को बांध दिया गया है जंजीरों से, है ना। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कहीं आप जो भी काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे किराना दुकान के लिए मैं नहीं बनाऊं, है ना। जैसे आप, अगर आपकी आज सैलरी ₹1,00,000 है तो आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ₹1,00,000 के लिए मैं नहीं बनाऊं, किसी को यस सर करने के लिए मैं नहीं बनाऊं, है ना। मुझे भी अपनी एक स्वतंत्र जिंदगी चाहिए। तो मुझे भी वहां लगता था कि यार ये क्या है ना, 10-5 रुपए की चीजें, ये टॉफी दो, ये शक्कर गुड़ तेल, तो मुझे साल 2 साल में ऐसा लगने लगा था कि ये मेरा जो जीवन है वो इसके लिए नहीं है। और इसी बीच जब आप कोई चीज दिल से चाहते हैं तो कहते हैं कायनात भी उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। कोई चीज जब आप दिल से चाह लेते हो तो पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके सामने वो चीजें ला के रख देता है, राइट। जैसे आप बाजार में निकलते हो और आपको अगर सफेद कलर की गाड़ी पसंद है तो गाड़ियां तो बहुत सारी रहेगी लेकिन आपको सफेद ही दिखेगी। अब सफेद में भी अगर आपको क्रेटा पसंद है तो गाड़ियां तो बहुत सारी चलती है लेकिन आपकी नजर क्रेटा पे ही जाएगी और आपको लगेगा यार क्रेटा गाड़ियां बहुत है, होता है ऐसे। तो हम कोई भी चीज जब सोच लेते हैं तो वो चीजें यूनिवर्स हमें देना शुरू कर देता है। हमें लग रहा था कि ये छोटी सी दुकान ये हमारे लिए नहीं है। इसी बीच 1998 में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको नेटवर्क मार्केटिंग हम कहते हैं, पहली बार भारत में उसका आगमन हुआ, राइट। और वो कंपनी थी एमवे थी, वो ऑफकोर्स मदर है वो नेटवर्क मार्केटिंग की। और 1999 में मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि यार एक कंपनी है जहाँ पे हम बहुत सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट ले सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो रास्ता ही देख रहा था, पर वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 6-7 हजार रुपए लगते थे उस समय, तो वो तो अपने पास थे नहीं। तो मैंने एक जगह से पैसे अरेंज किए और ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1999 में, राइट। और उस समय स्टार्ट किया जब हमारे यहाँ लोग राख जो रखोड़ी होती है उससे बर्तन साफ करते थे, राइट। और विम बार भी यूज नहीं करते थे बर्तन साफ करने का, और उसका प्रोडक्ट आता था 400-500 रुपए का बर्तन साफ करने का, 500 रुपए का कपड़े धोने का, राइट, 250-300 रुपए का नहाने की साबुन आ रही है, 300 रुपए का क्रीम आ रहा है, ऐसे 6-7 प्रोडक्ट थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब मंजिल आपकी आंखों में होती है तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि प्रोडक्ट क्या है और वो कितने का है। और हमको तो सपने पूरे करना था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि इन्हीं से सपने पूरे होंगे। तो बिजनेस करना शुरू किया और परमात्मा की कृपा रही, मेहनत भी खूब की। मुझे याद है जब इंदौर जाता तो 20-20 30-30 सिक्के इकट्ठे करके जाता था। दिन भर काम करते थे, बिना खाना खाए रात को वापस आ जाते थे क्योंकि आने जाने का किराया होता था, खाने का उस समय यार कहाँ हम इतना पैसा खर्च करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मेहनत की, ममता ने पूरा साथ दिया, हम दोनों ने मिल के किया और अच्छी कामयाबी मिली। हम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सब बहुत सारी चीजें हमने इश्यू करी। 22-23 साल की उम्र में हमारे सेमिनार होने लगे, बहुत जगह मान सम्मान बहुत मिलने लगा, राइट। मतलब पूरे देश भर में हमको, क्योंकि वो इसलिए बुलाया जाता था कि यार लोग बड़ी बड़ी जगह नहीं कर रहे, सनावत जैसी छोटी सी जगह पे एक छोटे से लड़के ने ऐसा क्या कर लिया, राइट। तो लोगों को लगता था कि इनको सुना जाए, बुलाया जाए। तो आप भी जहाँ पर भी इतने साथी हैं, आपके अधिकतर शहरों में हमारे ममता के और हमारे सेमिनार हो चुके हैं। तो ऐसा करते करते हम बढ़ते गए और 7-8 साल इस जुनून से दे दिए, पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए, जीवन का इतना समय कब निकल गया। लेकिन 2007-8 जब मैं एक अच्छी क्वालिफिकेशन में था, उसमें एक एमरल्ड क्वालिफिकेशन होती है, रसोली होने वाली थी, और मुझे एक चीज समझ में आई जो मेरे मन में अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख होता था। और वो दुख ये होता था कि कथनी और करनी में जो अंतर है वो जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से आप कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पूरे जीवन भर एक अच्छे एक्टर बन के रह जाएंगे, अच्छे इंसान तो नहीं बनेंगे, राइट। जैसे फिल्म स्टार होते हैं ना,
ये पर्दे पे तो खूब ये शेर बनेंगे, हीरो बनेंगे, लेकिन इनका जीवन में आप देखो कितना अस्त व्यस्त है। कोई अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहा है ना, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, दो दो तीन तीन शादियां की है ना, तो पूरे जीवन में उठापटक मची रहती है ना। अधिकांश आप देखोगे जो बड़े बड़े स्टार हुए हैं वो कई गंभीर बीमारियों से, कई डिप्रेशन से और कई ऐसी चीजों से होके गए हैं, क्योंकि उसका एक कारण रहता है कि जीवन में दोहरा चरित्र। अभी मैं सुन रहा था, एक जगह पढ़ रहा था, आपने राज किरण का नाम सुना होगा, सुना है? राज किरण एक फिल्म स्टार था, और राज किरण को आपने देखा होगा अधिकांश फिल्मों में, आपने राज तिलक में देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा, तो राजा महाराजा बन के आता था, बड़ा है ना, उसको गरीब शायरी किसी फिल्म में बताया होगा, मतलब बड़ा। तो अभी मैं देख रहा था एक दिन की, यार ये राज किरण गायब कहाँ हो गया भाई? कई कलाकार हैं जिनके हमारे सामने खबरें आ जाती है, तो पता चला कि राज किरण जो है वो अमेरिका की एक पागलों की अस्पताल में कई सालों से भर्ती है, राइट, और आज तक वो किसी को नहीं दिखा। लेकिन अभी बीच में ऋषि कपूर को जब कैंसर हुआ था और ये अमेरिका गए थे, तो इनको किसी ने बताया कि भैया वो तो पागलों के अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसा जो जीवन होता है ये कई लोगों के साथ हो जाता है। ये कब होता है? जब आपका चरित्र जो है अंदर और बाहर से अलग अलग होता है ना। आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है आपका, है ना। एक तरफ तो आप अपलाइन को, आपको ने जो स्पॉन्सर किया उसको आप कहते हैं कि ये तो हमारे लिए भगवान है, लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में आ रहा है कि यार इससे टीडीएस मीटर लिया है तो इसके पैसे नहीं दे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं कि आप कथनी और करनी में आपका जो अंतर है। तो मुझे वहां पे ऐसा लगा कि मान सम्मान, लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं ना। उनको नहीं मालूम था कि हम सूट भी उधार मांग के ले जाते थे मीटिंग में, राइट। लोगों को लगता था यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हम बस से सफर कर रहे हैं और जाके सेमिनार ले रहे हैं और लोगों को ये सिखा रहे हैं कि करोड़पति कैसे बना जाए, है ना। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर था। उनको लगता था ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असली बात लोगों को लगता था 2 लाख रुपए महीना कमा रहे और अकाउंट में 15,000 नहीं आ रहे थे महीने के। तो मुझे कुछ समय में ये बात समझ में आ गई कि ये मेरा चरित्र नहीं है। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक ही चीज करनी है, अपने चरित्र से आपको न्याय करना है। तो कहते हैं ना कि जो काम कर रहे हो उसमें हासिल क्या होने वाला है वो सेकेंडरी है। क्या वो काम आपकी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है, आपके चरित्र के साथ न्याय कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलना तो बात की चीज है कि आप 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आज आप घर से निकल रहे हो, क्या आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आपकी आत्मा को संतुष्टि है, क्या सोते समय आपको एक अच्छी नींद आ रही कि आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, है ना, लोगों की बद्दुआएं नहीं ली। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समझ में आया। तो 2008 में फिर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग है जैसे आपने एक हैंडपंप देखा होगा, है ना, जब तक हिलाते रहो तो पानी आएगा, हैंडपंप छोड़ दो तो पानी नहीं आएगा, है ना। नौकरी पे जा रहे हैं 30 दिन तो तनख्वाह आएगी, नहीं गए तो नहीं आएगी, है ना। व्यापार कर रहे हैं, शटर उठाए तो पैसा आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। एक डॉक्टर है, सर्जन है, लाखों रुपए कमा रहे, एक दिन हाथ फट गया उसका तो पैसा नहीं आएगा। मेरे पड़ोस में यहाँ पे एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर थे, ठीक मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन उनका आज के 20 साल पहले कैंसर में डेथ हुई, बहुत पैसा लगा, लेकिन आज बेटा डॉक्टर नहीं है, राइट। तो लाइफ में सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। हमेशा हम दुश्मन के बारे में सोचते हैं, अगर एक्सीडेंट होगा तो दुश्मन का आएगा, है ना, हार्ट अटैक आएगा तो पड़ोसी को आएगा, लेकिन खुद के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि आज अगर हम शाम को घर नहीं पहुंच पाए तो हमारे परिवार का क्या होगा। क्या हमारे रहने पे हमारा परिवार जितना सरवाइव कर रहा है, जितना खुश है ना, जितना पैसा है, हमारे नहीं रहने पे क्या वो रह पाएगा। तो ये चीज हमेशा लगती थी कि काम कोई ऐसा होना चाहिए, है ना, एक आम के पेड़ जैसा होना चाहिए, एक कुएं जैसा होना चाहिए। कुआं जब किसान खोदता है उससे बहुत सारी मिट्टी हटानी पड़ती है। पानी कब निकलता है? क्या शुरू में ही निकल आता है? पानी शुरू में नहीं निकलता, उसमें टनों से, ट्रकों, ट्रॉलियों से मिट्टी फेंकनी पड़ती है और आखिर में थोड़े से पानी के दर्शन होते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े से पानी के दर्शन होते हैं, हम पूजा थाली आरती लेके पहुंच जाते हैं और उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हमने इतनी मेहनत की तो थोड़ा सा पानी आया। लेकिन हम खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमको पता है कि थोड़े से पानी के बाद पानी ही पानी है,
अब मिट्टी नहीं हटानी है ज्यादा, तो फिर क्या होता है, मिट्टी हटाते बहुत सारा पानी निकलता है। लेकिन आप जिस कुएं से आप पानी पी रहे हैं, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि उस कुएं को किसने खोदा था। जिस आम के पेड़ आप खा रहे हैं, जिस आम के फल आप खा रहे हैं, जिस पेड़ के, आपको नहीं पता होगा कि इसका बीज किसने डाला था, है ना। मेहनत एक बार है उस आम को बड़ा करने में, उस कुएं को खोदने में, लेकिन जब एक बार वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर जीवन भर फल देता है। और यही डायरेक्ट सेलिंग है। एक बीज में कितने फल हो सकते हैं आप नहीं गिन सकते, है ना। लेकिन एक बीज में कितने फल हो सकते हैं ये आप नहीं गिन सकते, लेकिन एक फल के बीज आप गिन सकते हैं, है ना। सेब के या कोई सा भी आप लेंगे तो आप गिन सकते हैं कि इसमें 4 बीज हैं, लेकिन वो 4 बीज में कितने फल छिपे हुए हैं वो आप नहीं गिन सकते। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस बीज जैसी है। परमात्मा ने हमको बीज रूप में पैदा किया। अब इस बीज में क्या क्या चीजें, इसी से अल्बर्ट आइंस्टीन भी बना जा सकता है, इसी से अंबानी भी बना जा सकता है, राइट, इसी से सचिन भी बना जा सकता है, इसी से कुछ भी जा सकता है, राइट। इसी से एक संत भी बना जा सकता है, इसी से हिटलर भी बना जा सकता है ना, इसी से गांधी भी बना जा सकता है। तो इस बीज के अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी होती है, और हमारा जो भी काम है वो काम क्या है, इस बीज को निखारने का, इन संभावनाओं को बाहर निकालने का, ये काम हम कर रहे हैं। तो वहां पर मुझे 2008 में समझ में आया कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता, राइट, मैं किसी पे गुस्सा नहीं कर सकता, मैं अंदर और बाहर अलग अलग नहीं हो सकता। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कुछ और करना चाहिए, और काम ऐसे करने चाहिए जो रॉयल्टी के हो, है ना। काम एक बार लेकिन पैसा बार बार। है ना, ये लोग रॉयल्टी कमाते हैं। तो अब कलाकार तो अपन नहीं, मैं गाता जरूर हूँ लेकिन बाथरूम सिंगर है अपन, गुनगुनाते हैं बस। तो आपने वहां भी सुना होगा, तो एक शौक है, तो वो बन नहीं सकते थे, तो इस क्योंकि कम पैसे में स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन मेरे पार्टनर्स ने धोखा दी, चरित्र मेरा मेल नहीं खाता था, तो वो सब चीजें चलती रही। और ये सोचा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब कभी आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि जीवन के 8-9 साल कीमती जो थे, मेरी 21 साल से 30 साल की उम्र का जो कीमती समय था, जब हमारे बच्चे पैदा हुए और बड़े हो रहे थे, तो उनका बचपन भी नहीं देख पाए, तो एक जीवन का कीमती समय दे दिया। फिर स्कूल अच्छे से चलने लगा, पत्रकारिता भी मैंने की, पहले दैनिक भास्कर में था, अभी भी मैं, चूंकि लिखने का शौक है, पत्रकार होने के बाद भी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, उनका सपोर्ट किया, अच्छे लोगों का, तो का शौक है, तो अभी भी मैं लिखता रहता हूँ, सारी कुछ भी आता है तो मैं करता रहता हूँ। कैंगन पे भी कुछ खबरें, इतनी प्योरिटी से पूरे डेमो की खबरें किसी ने भी नहीं बनाई होगी देश में, कि पूरा डेमो ही दिखा दिया खबर में, न्यूज में, ये हम पूरा डेमो ही छाप दिया। तो ये आसान नहीं होता, लेकिन ये कर रहा था। 2020 में फिर एक परिवर्तन आया, क्योंकि स्कूल भी वहां भी कोरोना के कारण, कोरोना के पहले से ही थोड़ा सा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के में कुछ ना कुछ चल रहा था कि यार कुछ और साथ चाहिए, लेकिन एक मन करता था कि यार चलो जीवन में क्या करना है, सब पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो भी ऐसे ही लगा था। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कि एकमात्र ऐसी चीज है, बस आप कौन सी से है, कौन से समाज से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, है ना, आपकी इच्छा नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आप अपाहिज हैं, है ना, कोई भी ऐसी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में मायने नहीं रखती। आपको नौकरी करना है तो बहुत सारी डिग्रियां लेनी पड़ेगी, बिजनेस करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब बहुत सारी
इंदौर में था तो एक व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन वो कैंगन अच्छे से कर रहा है ना। मशीन भी ली उसने, घर का मुखिया है लेकिन मशीन भी ली उसने। आप सोचो कैसे डेमो देखा होगा उसने। वो घर का मुखिया और उसकी आंखें नहीं है, उसने कोई लाल पीला हरा नीला होते तो कुछ भी नहीं देखा ना। तो ये कैंगन या डायरेक्ट सेलिंग का काम ऐसा ही कोई भी कर सकता है। तो मन में एक चीज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें स्वाभिमान हो, है ना। मैं कोई पेस्ट या सप्लीमेंट जाके किसी हमने गिड़गिड़ा नहीं सकता कि भैया ये सप्लीमेंट खा लो, है ना। उसने मना कर दिया तो क्या होगा, ले जाऊं बहुत सारे प्रोडक्ट और लोगों के घर जाऊं और उनको दिखाऊं। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्वाभिमान वाली चीज नहीं है। आज बहुत सारी कंपनी ऐसा काम कर रही है ना, सेल्समैनशिप कर रही है। आदमी बैग में झोला रखता है, हम भी करते थे, है ना। बहुत सारे लोग करते थे, हमने भी किया हो। झोले में सामान रखते थे, घर घर जाके लोगों के दरवाजे खटखटाना, लोगों को बताना। फिर लोग, कई बार ऐसा होता था कि लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, भगा देते थे, आज के बाद आना मत हमारे यहाँ पे, है ना। ऐसा भी हमने फेस किया। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि कोई एक स्वाभिमान का प्रोडक्ट हो, और वो प्रोडक्ट की कास्ट कितनी भी हो चलेगा, लेकिन आप जो है ना, आप कैंगन में आप देखो, आप किसी मिनिस्टर से भी बात कर सकते हो, कलेक्टर एसपी से भी बात कर सकते हो, किसी डॉक्टर से भी बात कर सकते हो। लेकिन आप एमवे का न्यूट्रीलाइट लेके या वेस्टीज का कोई प्रोडक्ट लेके या ओके लाइफ केयर का कोई प्रोडक्ट लेके या किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेके आपको एसपी ऑफिस में जा सकते हो क्या, है ना। किसी एक बड़े डॉक्टर के पास जा सकते हो क्या, किसी एक मिनिस्टर के पास जा सकते हो क्या। तो ये चीज मुझे लगी कि यार एक प्रोडक्ट ऐसा अगर हो जिसमें स्वाभिमान हो, तो फिर एक दिन हमारे शंकर लाल जी वर्मा, शैलेश जी, सब लोग, राजेश, सब सनावद आए। एक स्कूल में डेमो रखा। 1 जनवरी 2020 की बात थी, नए साल की शुरुआत थी। और नेवी जी उन्होंने बोला कि भाई जापान की कंपनी है जो पानी पे काम कर रही है। क्या बोला? जापान की एक कंपनी है और पानी पे काम कर रही है। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिल में जो चलता रहता है, यूनिवर्स आपके सामने वो लाकर रख देती है। अब जापान का मैं बहुत पहले से फैन था। मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था, वहां के इतने सुंदर लोग, है ना, वहां की टेक्नोलॉजी, वहां का। जापान में अगर एक, मतलब पूरे देश में जापान में एवरेज ट्रेन 1.25 मिनट लेट होती है। कितनी? 1.25 मिनट। हमारे यहाँ तो 1.25 दिन भी आप स्टेशन पे बैठे रहो तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। वहां गवर्नमेंट मुआवजा देती है रेट कि आपका समय खराब हुआ 1 मिनट, है ना। कहते हैं कि वहां हड़ताल कैसे होती है, हमारे यहाँ हड़ताल होती है तो लोग रोड पे बैठ जाते हैं, तब फैक्ट्री में ताला लगाते। मान लीजिए जापान में कोई जूता बनाने वाली कंपनी और उसको हड़ताल करना है तो क्या करेगी? एक पैर का जूता बनाती रहेगी, दूसरी का नहीं बनाएगी, है ना। कभी काम बंद नहीं होता जापान में। तो बहुत सारी चीजें जापान के बारे में पता था कि भाई जापान और भगवान कुछ गलत बनाते नहीं। ये कहावत तो मैंने बहुत पहले सुनी थी। आप टोयोटा ले लो, आप सोनी ले लो, आप हांडा ले लो, जितनी भी लीडिंग कंपनी है सब जापान की है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई महंगा प्रोडक्ट, तो आपके घर में एक माइक्रोमैक्स का टीवी भी होता है जो 8-10 हजार में मिल जाता है। एक सोनी का भी होता है जो 25-30 हजार में आता है। अब दोनों में पिक्चर तो सेम दिखती है ना, लेकिन सोनी ने कभी ऑफर निकाला कि 30 की चीज में 25 में दे दूं? ऑफर कौन निकालता है? छोटी कंपनियां निकलती है। जिसको सोनी लेना है, म्यूजिक सिस्टम सोनी, है ना। मोबाइल की क्वालिटी देखे तो सोनी। तो उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जापान का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे टोयोटा की कार कितनी भी महंगी आएगी, लेकिन इनोवा आज भी बिकेगी, भले 25 लाख की आएगी, लेकिन आपको रोड पे दिख जाएगी चलते हुए, गांव में भी दिख जाएगी। सोनी का सिस्टम एलईडी आपको गांव में भी दिख जाएगा, म्यूजिक सिस्टम दिख जाएगा। तो जापान ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसकी हांडा आपको घर घर दिख जाएगी, है ना। बाजार में हो सकता है दूसरी गाड़ियां सस्ती आ रही हो, लेकिन जापान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो पहली चीज तो जापान से प्यार था। दूसरा, पानी से प्यार था। पानी जब भी मैं देखता था, क्योंकि हम नर्मदा के आसपास ही रहते हैं, तो रोज शाम को जाके नर्मदा किनारे बैठ रहे हैं। मेरा ज्यादातर समय आश्रम नर्मदा किनारे इस जगहों पे जाता है जहाँ एकांत रहता है और मेडिटेशन का जहाँ माहौल रहता है। तो अक्सर मैं पानी के पास जाके बैठ जाया करता था। आज भी 2 चीजें, एक सनसेट। अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अगर सनसेट हो रहा होगा तो मेरी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। मैं पहले कहीं भी गाड़ी साइड में करूंगा और 5-10 मिनट सनसेट देखूंगा। और ऐसे पानी के साथ है कि झरना दिख जाए, नदी दिख जाए, तो अपने आप गाड़ी पे ब्रेक लग जाता है। कितना भी जरूरी काम हो, पहले मैं वो फील करता हूँ ना। कहते हैं ना कि दुनिया में 2 तरह की चीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन स्टेलर, है ना। जैसे फ्रिज को चलाने के लिए करंट चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कार को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए बैटरी चाहिए, तो टीवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसे शरीर को चलाने के लिए भी करंट चाहिए। तो ये करंट कहाँ से मिलता है? जिस चीज को देख के आपको खुशी हो
वो समझ लो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। आपको चांद तारों को देखना अच्छा लग रहा हो, हरियाली को देखना अच्छा लग रहा हो, आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको ऊर्जा मिल रही है। और जिस चीज को देख के आपको ऐसा लगे कि आप 1 घंटा मोबाइल चला रहे हो और आप थक गए, इसका मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन स्टेलर है ना। जहां आपको थकावट आने लग जाए, सुस्ती आने लग जाए, वो इलेक्ट्रॉन स्टेलर है। जिसको देख के ऊर्जा आने लग जाए, समुद्र को देख के आपको अच्छा लगता है, तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है वो, है ना। ऐसे सबके लाइफ में अलग अलग है ना। कोई 4 लोग लड़ाई होती है तो किसी को देखने जाने में मजा आता है, उसमें खुशी होती है, तो आपके लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। लेकिन मैं नहीं देख सकता, तो मेरे लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन स्टेलर है, क्योंकि आप लड़ाई देख के तो आ गए, उसके बाद जो रिएक्शन आपके केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग और शरीर में होगा, आपके डाइजेशन में होगा, वो आपको तकलीफ देगा, वो इलेक्ट्रॉन स्टेलर है। तो ऐसी जो चीजें हैं, मुझे पता था पानी और जापान से प्यार था, और जब बात आई डेमो की और वहां पे जापान और पानी की बात हुई, तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया कि ये करना है ना। 8-9 जनवरी को डिवाइस ऑर्डर किया। बेसिकली मेरा बिजनेस करने का ज्यादा और कॉन्सेप्ट नहीं था, बिजनेस का दिमाग में था जरूर, लेकिन मैंने सोचा इसको इस्तेमाल करेंगे, पानी बांटेंगे। पानी बांटा है, नर्मदा किनारे एक आश्रम है, वहां पानी देने गया, उन्होंने डिवाइस लगाई। ऐसे 2-3 जगह पानी बांटा और लोगों ने डिवाइस लगाई। दूसरा मैंने ये सोचा था कि लोग प्याऊ खोलते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि भाई मैं चूंकि बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ा हूँ, अभी भी ममता के पास भी बहुत सारी चीजें, अलायंस क्लब की प्रेसिडेंट है, समाज में भी कुछ न कुछ है, मैं भी करीब 10-15 संस्थाओं में हूँ। आप लेखक संघ ले लो, साहित्य संघ ले लो, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, है ना, निर्धन बेटी विवाह, हिंदू मुस्लिम एकता मंच, जितने भी संगठन है सब में कहीं ना कहीं, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन बैंक, सभी में। यहाँ पे सनौर में कोर्ट होती है, तो कोर्ट में फैसले होते हैं, तो उनको एक ऑथेंटिक आदमी लगता है कि भाई कानून ने ये किया, तो उसमें एक आदमी की सहमति चाहिए कि वो अच्छा आदमी हो, जो सहमत हो कि हाँ कोर्ट ने सही किया। तो उसमें भी मेरा नाम है, सिंगल ही नाम है, वहां पे साइन करने जाना पड़ता है मेरे को, ये जिनका बेदाग चरित्र रहा हो और जो ऑथेंटिक व्यक्ति हो। तो बहुत सारी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ा था, तो मुझे लगता था कि यार चलो लोगों की सेवा भी करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा जीवन में देखा है कि एक टीचर है जिसने 5-10 लाख रुपए इकट्ठे किए, घर में किसी को कैंसर हुआ, बाईपास हुआ, जीवन भर की कमाई एक बार में चली गई उसकी, है ना, आपने भी देखा होगा। तो मुझे लगता था कि यार पानी से अगर बीमारियां ठीक हो सकती है, तो लोगों को हम फ्री में पानी बांटेंगे, राइट। जरूरी नहीं कि पैसा कितना है। आज भी दोस्तों हो सकता है मेरे लिए, मैं मेरे बता रहा हूँ कि अकाउंट में 13,000 आते हैं, उससे ज्यादा खुशी मेरे को तब होती है जब कोई फोन करके बोलता है कि हमारी 20 साल पुरानी बीमारी चली गई, राइट। क्योंकि 13,000 तो एक बार आए, लेकिन उसके 13,000 से कई ज्यादा पैसे बच गए, है ना, उसका परिवार में खुशियां चली गई। तो केंगन की जर्नी शुरू की, और बस 1.5 महीने बाद लॉकडाउन आ गया। अब मुझे याद है राजेश और हम शायद बिकन गांव से आ रहे थे, आशीष कोसा को डेमो दिखा के, राइट। और वो बात मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते की थी, और मैंने एक ऑडियो सुनाया था राजेश को कि अब देश में किराना दुकान सामान इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको आने वाले समय में। मतलब ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब लॉकडाउन का लोगों को पता ही नहीं था, सही बोल रहा हूँ राइट। तो रास्ते में एक वीडियो, एक ऑडियो, क्योंकि मेरे कोई बाहर के एक कनेक्शन था, है ना, इंडिया के बाहर से, तो उन्होंने एक भेजा था कि भैया पूरा जीवन यहाँ पे खत्म होने वाला है, मार्केट बंद हो जाएंगे, जीवन मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने यार सोचा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अपने को तो कुछ पता ही नहीं कि अपने देश में ऐसा कुछ होने वाला है, कि एक दिन ऐसा देश में सब पूरा लॉकडाउन तो अपने शब्द ही पहली बार सुना था, और उसने बोला था कि भैया सब कुछ बंद हो जाएगा, आपको घर में कैद रखना पड़ेगा। उसने वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनाई, तो थोड़ा लगा कि यार नहीं, काम की स्पीड बढ़ाना चाहिए। फिर हम कुछ जगह गए, साथ में गए, और दोस्तों 21-22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। और सच बताऊं तो परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ जब लोग घर बैठे हुए थे, नौकरी से, व्यापार से परेशान थे, और सबसे बड़ा बिजनेस लॉकडाउन में हुआ, है ना। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, राम रतन जी, दीपक सेन जी, श्री राम पटवारिया जी, जितने भी ये शिक्षे आप देख रहे हैं, ये सब लॉकडाउन की उपज है ना। कोई मार्च अप्रैल में आया, कोई मई में आया। तो दोस्तों एक और चीज मुझे समझ में आई कि मुझे लॉकडाउन के पहले बिजनेस क्यों मिला। निमाड़ में शायद पहले व्यक्ति के रूप में शुरुआत की थी मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि जब अस्पतालों में, है ना, मैं पानी भरता था, लोगों को पिलाने जाता था, मैंने कभी कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की कि मास्क लगाओ। आप लोगों ने देखा होगा सनौद में 10,000 लोगों को हमने भोजन कराया। 21 मार्च को लॉकडाउन लगा, और 25 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था,
तो मेरे को एक चिंता ये सताई जा रही थी कि यार 5 दिन बाद जो ये गरीब है, भिखारी हैं, जो बाहर के लोग ऐसे खेतों में मजदूर हैं, इनका क्या होगा, है ना, अगर ये सब चीजें बंद हो गई। तो एक थोड़ी सी मुहिम शुरू की कि यार भैया इनको खाना खिलाएंगे। मैंने कहा पहले दिन का खाना, मैंने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा पहले दिन का खाना मेरे बेटे का बर्थडे है, अपन खाना बनवाएंगे और पैकेट बनवा के सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के बांटने जाएंगे। तो पहले दिन हमको 88 लोग मिले थे, फिर वो एक दिन बढ़ते बढ़ते 400, 500, और फिर हमने वो एक मुहिम शुरू कर दी, है ना, मेडिसिन फ्री में बांटना, है ना, कई लोगों को, गरीब लोगों को कपड़े बांटना। आज भी दिवाली पे जब साफ सफाई होती है तो मेरी एक गाड़ी घूमती है ना, हमारे 2 बंदे रहते हैं, आपको सिर्फ फोन करना है कि हमारे घर ये फालतू सामान है, कपड़े हैं, साड़ी है, जूते हैं, कंबल है, कुछ भी है, हमारे लोग जाते हैं, मेरे लोग लाते हैं और फिर उनको हम अच्छा सा करते हैं और फिर हम बांट आते हैं। राइट दोस्तों, क्योंकि सेवा का कहीं ना कहीं भगवान ने को दिया हुआ था अंदर पहले से, और शायद मैं ये मानता हूँ कि केंगन मुझे इसीलिए मिला कि कई लोगों के जीवन में इससे एक उजाला आ सके, इससे रोशनी आ सके, और बस फिर ये यात्रा शुरू हुई। दोस्तों कहानी तो ऐसी है कि बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि दोस्तों आप थोड़े से स्ट्रगल फेस कीजिए तभी कहानी आपकी अच्छी बनेगी। आपको अगर जीवन में मुश्किलें नहीं आई और आप शिक्षक बन गए तो मंच पे जाके बोलेंगे क्या आप कि मैंने केंगन स्टार्ट किया और मैं शिक्षक बन गया, S3 बन गया, तो कौन तालियां बजाएगा, है ना। तालियां तो तब बजेगी जब आप थोड़ा सा उसमें थोड़े से आंसू हो, थोड़ी सी खुशी हो, है ना, थोड़ी सी जीत हो, थोड़ी सी हार हो, है ना, सारे मसाले जब उस कहानी में होंगे तो आपके लिए तालियां ज्यादा बजेगी और लोग आपसे इंस्पायर होंगे, है ना। लोग इंस्पायर, है ना, सचिन तेंदुलकर से इसलिए होते हैं कि वो रोज सुबह 5 बजे ग्राउंड के चक्कर लगाता था, राइट। अगर वो सीधा बैट हाथ में लेता और छक्के मारना शुरू कर देता तो आज कोई इंस्पायर होता। तो जीवन में थोड़ी सी कहानी को ऐसा बनाइए। कौन सी फिल्में आपको अच्छी लगती है ना, जिस फिल्म में रोना धोना, मार धाड़, गीत संगीत, कॉमेडी, है ना, दुख, सब चीजों से भरा हुआ ना, वो फिल्म हिट होती है, आपको वो फिल्म अच्छी लगती है। तो परमात्मा ने भी जो हमारी जो फिल्म है ना, ये परमात्मा को तभी अच्छी लगेगी जब इस फिल्म में सारा मसाला हो, राइट, मतलब सारे स्ट्रगल हो, सारी व्यक्ति, और भगवान हमेशा जिम्मेदारियां और संघर्ष उसी व्यक्ति को ज्यादा देता है जिसमें उस संघर्ष को फेस करने का, उसके कंधों में इतनी ताकत होती है कि उसको फेस कर लेगा। और ना देता क्यों देता परमात्मा, क्यों इतने संघर्ष और इतनी मेहनत करवाता भाई, उसको मालूम है कि आप टूट जाओगे तो आपको देता ही नहीं, उसको मालूम है कि आप सामना कर जाओगे, आप लड़ जाओगे, आप जीत जाओगे, इसलिए वो संघर्ष आपकी झोली में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे केंगन की यात्रा शुरुआत हुई और आज करीब 1000 से ज्यादा घरों में केंगन डिवाइस पहुंची है, और रोज हम जब जूम पे ममता और हम बैठ के सुनते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना, कभी खुशी के आंसू भी होते हैं, हंसी भी होती है, तो एक पूरा सारी चीजें मिलती है। बस दोस्तों कुछ चीजें, इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजों पे बात करूंगा, क्योंकि बिजनेस के बारे में तो रोज हम बात करते ही हैं। अक्सर मेरा टॉपिक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, है ना, जीवन को कैसे जिया आपने वो इम्पोर्टेंट है ना। पैदा तो बहुत लोग होते हैं, है ना, बहुत लोग इस दुनिया से बिना कुछ किए चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी पीढ़ियां हमको याद करे, ये समाज हमको याद करे, ये देश और दुनिया हमको याद करे, राइट। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है केंगन में, कुछ लोगों के घरों में खुशियां देना है आपको, ताकि वो हमेशा आपको याद करे। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो आप उस परमात्मा का शुक्रगुजार करो। ऑलवेज 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग था, क्या था, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब भी आप कोई काम करो अपने आप को शाबाशी दो, ऑल इज वेल, है ना, जो हुआ अच्छा हुआ। परमात्मा को थैंक यू करो, दिन में जितनी बार आप बोल सकते हैं थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, आप बोलिए। ये 2-3 शब्द आप अपने परिवार में भी, अपनी वाइफ को जितनी बार आप बोल सकते हैं आई लव यू, वो बेचारी रास्ता देख रही कि आप उसको आई लव यू बोलो ना। शादी को 15 साल हो गए, अभी आपने आई लव यू नहीं बोला, है ना, वो रास्ता देख रही है। आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इजहार नहीं कर पाते, हमें लगता है कि बोलने से क्या होगा, है ना, पेरेंट्स को ये बताने से क्या होगा कि मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों हर इंसान, आपको कोई जब बोलता है तो आपको कितनी खुशी होती है ना। आपका बेटा आपको बोलता है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आपको कितनी खुशी होती है। क्या आपके पापा को खुशी नहीं होगी जब आप बोलेंगे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, है ना। आई लव माई फैमिली, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई वाइफ, आई लव माई किड्स,
आप लव यू, प्राउड ऑफ यू। बच्चों को है ना अच्छे नंबर नहीं है तो डांटने की जगह उनको बोलो कि प्राउड ऑफ यू, हमें आप पे गर्व है कि आपके इतने नंबर आए, अगली बार और अच्छा करेंगे, है ना। वो कोई गलती करता है, कोई बात नहीं बेटा, आपके ऊपर प्राउड है हमको, बस इस गलती को अगली बार हम दोहराएंगे नहीं तो और ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तरीके दो तरीके से होते हैं। आज हम देखते हैं इतने सारे लोग सुसाइड कर लेते, इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी अभी जी के सेशन में भी हमने सुना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके दोषी सिर्फ बच्चे नहीं होते, माँ बाप भी होते हैं। हम इतने महत्वाकांक्षाओं से भरे होते हैं, है ना। तो पढ़ तो बहुत अच्छी नौकरी कर, इतना पैसा कमा, उसको एक मशीन बना दिया हमने, उसका बचपन ही छीन लिया हमने। आजकल तो मेरी स्कूल है सनावद में, वसुंधरा विद्यापीठ के नाम से, तो ममता संभाल रही है। तो कई पेरेंट्स 2-2 साल के बच्चे को स्कूल लेके आ जाते हैं, बोले इनको भर्ती करो। अब मना करते हैं कि यार क्यों 2 साल में बच्चे को दूध पीने की उम्र में आप उसको भर्ती करवा रहे हो, क्यों उसका जीवन छीना। तो ओशो कहते हैं, चूंकि एक बड़ी कृपा रही परमात्मा की कि जब मैं 9th 10th में था 1990 में, राइट, आपको आश्चर्य हो रहा होगा 1990 में 10th तो मैं 10th में था और सनावद में एक लाइब्रेरी थी, तो मैं पढ़ने जाता था। पढ़ने का बहुत शौक था, आज भी पढ़ के या सुन के ही नींद आती है। तो वहां पे एक किताब होती थी, पढ़ता रहता था, पढ़ता, ये मालूम नहीं था कि आदमी है कौन, लेकिन पढ़ना अच्छा लगता था। जब 10th की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बचपन ही होता है उस समय। स्पिरिचुअल ओशो की बात समझना बहुत बड़ी बात है। लोगों को तो अच्छे लोगों की उम्र निकल जाती है, ओशो को नहीं समझ पाते राइट। तो उस टाइम मेरे को लगा, लेकिन उसी बीच में ओशो ने शरीर छोड़ दिया था 1990 में, और मैं उनको पढ़ रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, राइट। उनको जहर दे के मारा गया, अमेरिका में जबरदस्ती पॉइजन खिलाया गया, जेल में डाला गया, क्योंकि 26 देशों ने बैन कर दिया था उनको देश में घुसना। लोग रेलवे बस स्टैंड पे पत्थर लेके खड़े रहते थे कि ओशो कब उतरे और कब इनको मारे हम, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था उस वक्त, है ना। 65,000 एकड़ की एक ओरेगॉन में, अमेरिका में एक सिटी बसा दिया था मरुस्थल में उन्होंने, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सब। तो बहुत सारा विरोध था कि यार पूरा यूथ जो है ना, विनोद खन्ना इंडस्ट्री छोड़ के चले गए ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस वक्त उसमें आ रहे थे। तो मैं उस समय, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मुझे नहीं पता। धीरे धीरे ओशो धारा में आए और बहुत सारी चीजें जीवन में सीखने को मिली। कि उनसे ही मैंने सुना है कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी पहले क्या होता था, पुराने समय में नाल थोड़ी लेट काटते थे। आज क्या होता है, डॉक्टर तुरंत नाल काट देता है उसकी। मतलब जहां से उसको जीवन मिल रहा था उसकी माँ से, उसको तुरंत अलग कर दिया। अब किसी जीवन को आप तुरंत अलग करोगे, तो ओशो ने बोला है कि अगर बच्चा बाद में चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, पागल हो जाता है, उसमें एक कारण वो भी है कि उसकी नाल आपने जल्दी काट दी, है ना। तुरंत आपने उसको अपने जीवन से अलग कर दिया, है ना। ओशो तो ये कहते हैं कि माँ के गर्भ का पानी और समुद्र का पानी एक जैसा होता है। तो बच्चे को थोड़ी देर गर्भ से निकालने के बाद नमक का ऐसा घोल बनाया जाए और उसमें रखना चाहिए उसको। तुरंत किसी भी चीज के जीवन से, है ना, उसको अलग नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे आप कभी पेड़ से आम भी तोड़ रहे हो ना, तुरंत मत ऐसे खींच के तोड़ लो ताकि पूरा पेड़ काफ उठे, है ना। एक पक्षी भी जब डाल पे बैठ के उड़ता है तो टहनी भी कपकपा जाती है, देखा होगा आपने, है ना। मतलब कोई किसी चीज, प्रकृति में कोई भी चीज जब आप किसी से छीनते हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे हम दूध पीते हैं, आप ये बताइए, दूध भैंस के बच्चे के लिए था कि हमारे बच्चे के लिए था? किसके लिए दिया परमात्मा ने उसको, राइट। तो नहीं तो हमेशा ये ओशो ने भी बोला है कि भाई आप जानवरों का दूध पियोगे तो जानवर जैसे बन जाओ, क्योंकि वो आपका फूड नहीं है वो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। तो सबसे पहली चीज है कि आप परमात्मा को थैंक्स करें, और जीवन के कुछ रूल हैं, कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को आप हमेशा फॉलो करें। खास करके अब केंगन की मैं अगर बात करूं तो केंगन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले में क्या कर रहे हो आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी नजर आपके ऊपर तभी होती है जब आप अकेले में होते हो, परमात्मा की नजर होती है ना। भीड़ में तो आपके साथ 10 लोग हैं तो 10 देख लेंगे आपको कि आप चोरी कर रहे हो, कि झूठ बोल रहे हो, है ना, कि किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, कि किसी का प्रॉस्पेक्ट छीन रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमेशा गलत काम आदमी कब करता है? जब वो अकेले में होता है, कौन देख रहा है मुझे। लेकिन उस वक्त हमेशा ये याद रखो कि सबसे बड़ा सीसीटीवी ऊपर बैठा है, वो परमात्मा है ना। कण कण में परमात्मा व्याप्त है, तो फिर आप उसकी नजर से नहीं बच सकते
इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मों की बात हमारे धर्मों में की गई है कि कर्मों की सजा मिलती है। भाई परमात्मा तो देख ही नहीं रहा है, तो कर्म की सजा कौन देगा? लेकिन वो देख रहा है आपको। तो हमेशा सबसे पहली चीज अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। हो सकता है थोड़ी सी लालच में आपको कामयाबी नजर आ जाए कि यार इसको मैं, ये किसी का प्रोस्पेक्ट है, इसको मैं फोरे में लगा दूंगा तो मेरे को 52,000 मिल जाएंगे, है ना, ये अच्छा आदमी है, इसको मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो ये भविष्य में अच्छा काम करेगा तो मेरा बिजनेस, हो सकता है ये लालच। लेकिन चोरी 1 रुपए की करे या 1 करोड़ की करे, वो चोरी कहलाता है ना। डिस्काउंट आप 1 लाख रुपए का दो कि 1,000 का दो, हो गई चोरी, हो, है ना। किसी प्रोस्पेक्ट को आप खुद स्पॉन्सर करो या उससे फोन करके बोलो कि मेरे साथ आ जा, या उससे आप नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करो, हो गई चोरी। क्योंकि बात कर्म की नहीं है, बात भाव की है। आपके दिमाग में अगर कुछ बुरा करने का आ गया, चोरी वहीं से शुरू हो जाती है, बुराई वहीं से शुरू हो जाती है। कर्म तो बाद में आता है ना। विचार के बीच से कर्म बनते हैं, कर्म से आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से किस्मत बनती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, विचार के बीच से कर्म बनता है, उस कर्म को आप बार बार करते हो तो आदत बनती है, और वही आदत एक दिन चरित्र बन जाता है, और वही चरित्र आपको किस्मत बना के दे देता है। तो आपके भाव अगर गलत हो गए किसी के प्रति, है ना, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और एक मूर्ति पड़ी हुई है भगवान राम की मिट्टी की, आपने उसको नहीं उठाया, और आगे रावण की पड़ी हुई है सोने की, क्या करेंगे आप? उठा लेंगे ना। बात भाव की है। देखिए आपकी आध्यात्मिकता कहाँ गई? भगवान राम को उठा नहीं रहे आप, लेकिन रावण को उठा रहे हैं। आप रावण को नहीं उठा रहे हैं, आप सोने को उठा रहे हैं। मतलब आपका भाव भगवान में नहीं है, आपका भाव सोने में, राइट। तो हमारे भाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस भाव से काम कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें, चूंकि टाइम भी हो रहा है, बातें तो है ना बहुत सारी होती है। तो पहली चीज तो आपको हमेशा सकारात्मक बोलना है, कोई नेगेटिव शब्द मुंह से नहीं निकालना है। क्योंकि भगवान कहते हैं तथास्तु, पुराने समय में कहते थे कि जबान पे सरस्वती निवास करती है। आप जो भी बोलते हो सरस्वती बोल रही है। और आपने बोला कि आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, भगवान कहता है तथास्तु, तो आपको गर्मी लगेगी। आप दिन में 10 बार ये फील करो कि आज गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपको टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। घर में किसी दिन चाय में शक्कर नहीं डली या सब्जी में नमक नहीं डाला, तो ना बीवी को यह मत बोलो कि आज क्या तुमने सब्जी खराब बना दी। उसको ये बोलो डार्लिंग सब्जी आपने आज बहुत अच्छी बनाई है। इससे भी समझ में आ जाएगा कि नमक कम डला है, क्योंकि आप ऐसा पहली बार बोलोगे, राइट। तो एक व्यक्ति बीमार है तो कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, अब ऐसा मत बोलिए, उसके बोलिए कि मैं बहुत स्वस्थ हो रहा हूँ, राइट। मरीज को ज्यादातर बीमार खबर लेने वाले कर देते हैं, अस्पताल में मिलने वाले, घर पे मिलने वाले, वही रेपुटेशन, तुमको क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे बीमारी हुई, बार बार उस पेशेंट को अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में डालना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो जो बीमारी 1 महीने में ठीक हो रही थी, वो बीमारी को साल भर लग जाता है। हम हमेशा पॉजिटिव बोले, परिवार में, समाज में, है ना, जहां भी जाएं हमेशा पॉजिटिव बोले, ऑलवेज, है ना। और ये मुझे मेरे पापा आइडल हैं मेरे लिए। वो हमेशा कहते हैं कि जीवन में अगर ना है किसी की, तो दुआएं कमाओ, उससे अच्छी बड़ी कोई नहीं है। और जीवन में अगर कोई नहीं कमाने जैसी चीज है तो किसी की बद्दुआएं मत कमाओ, उससे बुरी कमाई कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए नहीं, किसी की बद्दुआएं मत कमाओ। और लाखों करोड़ रुपए नहीं मिले तो चलेंगे, लेकिन किसी की दुआएं कमा लो आप। क्योंकि जब दुआएं, कहते हैं ना, एक शेर है बहुत बढ़िया कि जब दुआएं साथ चलती है तो सारी कायनात मेरे साथ चलती है, राइट। तो जब दुआएं आपके साथ किसी की होती है ना, तो आपके साथ भी कायनात चलती है। दूसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, है ना, बोलने की ताकत को पहचानो, है ना। सेकंड इज पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा एकता में रहो। देखो क्या होगा, अगर आपके पड़ोस की फसल खराब है और आप खुश हो रहे हैं कि मेरे पड़ोसी की फसल खेत की खराब हो गई, और आप खुश हो रहे हैं, तो समझ लो अगली बारी आपकी वायरस आपकी फसल पे आने वाला है, ठीक है। तो हमेशा हम एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर में रहे, है ना। एक दूसरे का बुरा सोचना, इसका बिजनेस मेरे से ज्यादा कैसे हो गया, इसका कम क्यों हो गया, है ना। कई लोग देखते हैं कि मीटिंग में जाते हैं तो ऐसे गिद्ध जैसे दूसरे के प्रोस्पेक्ट पे नजर रखते हैं कि यार ये तो मेरा परिचित है ना। तो ये सब चीजें बंद करो दोस्तों। ये कैंगन जो है ये बहुत पवित्र पानी का काम है। पानी को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, हवन में हम छाड़ देते हैं, खाना खाने से पहले पानी का अर्थ करते हैं, सूर्य पे पानी चढ़ाते हैं। ये बहुत पवित्र काम है, ये पानी का काम है। यहाँ गंदगी नहीं चलेगी। जैसे एक नदी में कचरा डालो तो सारे हो जाता है, ऐसे ही हमने डेज 3 डेज 2 लोगों को कैंगन से बाहर होते हुए देखा है।
है ना। हर 4-8 दिन में आपके ग्रुप में आता है कि ये डेज 2 सस्पेंड हुआ, ये 6 से सस्पेंड हुआ, और हमारे यहाँ भी होने वाले हैं बहुत सारे लोग अभी कुछ ही दिनों में, है ना, जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि पूरी पवित्रता के साथ बिजनेस करो आप, क्योंकि जिंदगी डेज 2 बन जाना, 6 से बन जाना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि आप रात को जब सोते हो तो आपको एक चैन रहे कि मैंने आज कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी की बद्दुआएं नहीं ली। ये है असली सेटिस्फेक्शन, और ये अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं आता, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण अपने बिजनेस के प्रति, है ना, अपने लीडर के प्रति जिसने आपको स्पॉन्सर किया। हो सकता है बिजनेस में एक्टिव नहीं हो, लेकिन के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके लिए दरवाजा खोला, राइट, उसने दरवाजा खोला, वो माध्यम बनाओ, भगवान नहीं है लेकिन माध्यम बनाओ, है ना। तो अच्छे से रिलेशन रखिए, अपने अपलाइन से कम्युनिकेशंस में रहिए, है ना। एक हाथ इधर अपना दीजिए अपनी अपलाइन को, इसको मजबूती से पकड़ो, और ये दूसरा हाथ अपनी टीम के साथ इसको मजबूती से पकड़ो। अब दोनों मजबूत जरूरी है। अगर इधर का छोड़ दिया तो ये लोग ले बैठेंगे आपको, राइट, और इधर का छोड़ दिया तो टीम छोड़ देगी आप। दोनों हाथों को मजबूती से, ये करंट है, यहाँ से करंट आ रहा है, इसको इधर बहने दो, लेकिन ये कनेक्शन अगर हाथ दूर हो गया तो ये करंट जाएगा नहीं। ये ज्ञान आया, हाथ पकड़ा होगा तो करंट पास हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि अपलाइन से पूछो कि खुद करो ऐसे, फिर बीच में बताओ उनको कि ऐसे करो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस के ध्यान रखने की जरूरत है बिजनेस में। पूरे एथिक्स के साथ बिजनेस करें, है ना। एक अंधी दौड़ में न रहें, सबके अपने अंदर क्वालिटी, हम सब अपनी मेहनत पे फोकस करें, और आप काम करते रहेंगे तो कामयाबी मिलती है, ना। जैसा भी मैंने मीटिंग में भी बोला था कि मान लीजिए आपके घर में 2-3 बच्चियां हैं, है ना, हमारी भी बच्ची है। अब उसका रिश्ता करना है तो क्या करते हैं, लड़के देखते हैं। जरूरी नहीं कि 4 लड़के मना कर दें तो क्या होगा, हम रिश्ता करना बंद कर देंगे क्या? ढूंढेंगे दामाद को, कब तक ढूंढेंगे, जब तक वो मिल नहीं जाता। ऐसे ये कैंगन को आप अपनी बच्ची जैसा समझो, है ना। इसके को दामाद ढूंढने हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं। 2-3 ये एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर और अल्कलाइन, ये 3 आपकी बच्चियां हैं। बच्चियों के लिए 3 दामाद ढूंढना है आपको। बस क्या चाहिए, 3 से 4 लोग तो जीवन में चाहिए आप। कब तक ढूंढेंगे, जब तक मिल नहीं जाते। हाँ, रोज फकीरों जैसे झोला उठा के घर से निकलो दोस्तों, एक अच्छे भाव के साथ, परमात्मा को धन्यवाद देके। आप देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है घर से बाहर निकलना। सबसे इंपॉर्टेंट है घर से बाहर निकलना। घर में टीवी देखना, बिस्तर पे बैठना, सोफे पे बैठना, वो बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल काम है ORP मीटर लेके, डेमो किट लेके घर से बाहर निकलना। लेकिन एक बार आप घर से बाहर निकल गए, और ये आप सोच के निकल जाइए कि जब तक डेमो नहीं होगा मैं घर नहीं लौटूंगा। यकीनन आप डेमो करके आएंगे, क्योंकि संकल्प जो है वो मजबूत होना चाहिए आपका, है ना। आप कई बार होते हैं कि मैं गुटखा खाता हूँ, गुटखा खाना छोड़ दूंगा, क्यों नहीं छूटता? गलत आदत है, मैं छोड़ दूंगा, क्यों नहीं छूटती? क्योंकि आपका संकल्प मजबूत नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, है ना, कौन सी फांसी की सजा होने वाली है, राइट। हमारे संकल्प मजबूत नहीं होते। मजबूत संकल्प के साथ आप घर से बाहर निकलते हैं तो जीवन में कामयाबी आपका रास्ता देख रही होती है, राइट। जस्ट आपको वहां पे पहुंचना है, वो कामयाबी रखी हुई है, आपको वहां तक पहुंचना है ना। हमेशा जब मैं बिजनेस में आया था पहली बार, तो मैंने बहुत पहले एक चीज बोली थी एक मीटिंग में कि SD 501 मतलब 501, S से 100, D से डेमो, 100 द डेमो, 501, 501 डेमो SD 501, ये हमारी मशीन का नाम है। आप 501 डेमो दिखाएंगे तो कम से कम 6 से तो हो ही जाएंगे आप, मिनिमम, राइट। आप 501 दिखा के आप 6 से होंगे, 50 लाख कमाएंगे तो एक डेमो आपका 10,000 का हुआ, चाहे वो हाँ करे या ना करे। आप डेमो दिखा रहे हैं, कोई डिवाइस नहीं खरीद रहा है तो समझ लो 10,000 मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं, मिल जाएंगे जब 6 से हो जाएंगे जब, राइट। तो ये भाव के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी को डेमो दिखाने जा रहे हो और आपका भाव ये है कि यार मेरे को 13,000 26,000 मिल जाए, डेफिनेटली नहीं लेगा वो, क्योंकि आपके भाव, आप सेल्फी से, आप स्वार्थी हैं, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि मैं कमा लूं। लेकिन आप ये होगा कि यार इसके परिवार में खुशियां आ जाएगी, ये स्वस्थ हो जाएंगे, ये इनके जीवन में खुशियां आ जाएगी, इनकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। परमात्मा भी देख रहा है आपका भाव क्या है, आपके रिजल्ट क्या है। तो एक अच्छे भाव के साथ जब हम लोगों के साथ पहुंचेंगे, तो हमेशा कहता हूँ कि कर्म से भाव आता है ना। भाव पहले आता है, बाद में कर्म आता है। तो पहले अपने भावों को शुद्ध कीजिए। अपो दीपो भाव, पहले आप खुद के दीपक बनिए, है ना। इनर सेल्फ, आप पहले खुद के अंदर झांकिए आप,
आप क्या हो और क्या कर रहे हो, है ना। हमारी ज्यादातर दिन भर नजरें लोगों की तरफ रहती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो किया। भैया आपने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है ना। परमात्मा जब ऊपर जाओगे तो परमात्मा पूछेगा कि मैंने दुनिया में इतनी सब चीजें बनाई, है ना। ये दुनिया भर में इतने हिल स्टेशन बनाए, है ना, ये हवाई जहाज बनाए, दुनिया में सोने हीरे चांदी इतने धातुएं बनाई, दुनिया में इतनी खुशियां दी, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, है ना। ये मानसरोवर भी है, हिमालय भी, क्या भोगा इसमें से, हाँ। परमात्मा पूछेगा आपसे, आपने इसमें से क्या क्या भोगा, है ना। वो ये नहीं देखेगा कि आपने क्या क्या गलतियां हैं, कि आपने क्या क्या अच्छा किया। वो पूछेगा आपसे कितने लोगों की आपने मदद की, कितने लोगों के जीवन में आपके कारण खुशी आई, कितने लोगों का माध्यम, कितने लोगों का दुख दर्द में आप सहारा बने, कितने लोग आपके कारण कितने खुशी आई, कितने परिवार मुश्किल से निकले। ये जो चीजें हैं ये मायना रखती है दोस्तों। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इसको कहते हैं, जीवन जीने का महत्व, कि आप अपने जीवन में क्या कुछ है जिससे लोगों के जीवन में, लोगों के परिवारों में बदलाव आया, आपके खानदान में बदलाव आया, है ना। आपके परिवार में हमेशा एक चीज मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कैंगन है ये कॉम्बो पैकेज है ना। एक रस्सी पे एक आपने नट देखा है ना, हाथ में लकड़ी लेके जब रस्सी पे चलता है और बैलेंस करके चलता है ना। तो ये जीवन जो है ना, जीवन भी रस्सी पे चलने जैसा है, थोड़ा सा भी इनबैलेंस हुए तो आप गिर गए। और इसी को कहते हैं साधक, इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं ध्यान, कि सारे बीवी बच्चे माँ बाप समाज दोस्त यार दुश्मन परेशानियां कर्जा पैसा इन सब के बीच में आपने अपने जीवन में एक संतुलन कैसे स्थापित किया। ये है असली जीवन, ये है असली लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये रस्सी पे चलने जैसा, आपको सब चीजें बैलेंस, ऐसा नहीं कि आप डेमो दिखाने जा रहे हो और बीवी घर में नाराज है ना, वो टाइम पे खाना ही नहीं दे रही है क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, है ना। आप बिजनेस कर रहे हो और बच्चे घर में नाराज है ना, पेरेंट्स नाराज हैं। तो आपका अगर आप डेमो करने जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े बढ़ गए हैं, तो आप डेमो करना बंद कीजिए, पहले अपने झगड़ों को सुलझाइए, है ना। और सोने से पहले आपके सारे झगड़े सुलझ जाना चाहिए ताकि दिन की शुरुआत वापस हो सके। कितना भी कुछ भी परिवार में हुआ हो, सोने से पहले सुलझा लो उसे, है ना। और सुलझते कब है, जब हम बात करते हैं। कोई भी रिश्ता या कोई भी परेशानी कब बढ़ती है, जब हम बोलना बंद कर देते हैं, है ना, बातचीत करना बंद कर देते हैं, है ना। खास करके महिलाओं में तो ये होता है, थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि बातचीत करना बंद कर दिया। अगर आप बातचीत करना बंद करेंगे तो उलझन बढ़ेगी, और सुलझाना है तो बातचीत करना शुरू करो, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ी सी माफी मांग लो, थोड़ा सा सॉरी बोल दो, गलती किसी की भी हो, है ना। कहते हैं बहस से आप किसी को, इंसान को जीत सकते हैं, बहस जीत सकते हो, बहस से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, है ना। तो हमेशा, है ना, बहस जीतने की कोशिश या अहंकार को जीतने की कोशिश या मैं बड़ा हूं ये साबित करने की कोशिश, उसकी जगह लोगों का दिल जीतना शुरू करो। और दिल कब जीतेंगे, जब हम सहज सरल बनेंगे और छोटे बनेंगे, जब हमारे अंदर स्वीकार्य भाव होगा, जब अहोभाव होगा, तब हम लोगों का दिल जीतेंगे, है ना। आप देखो कितने बड़े बड़े कलाकार और आर्टिस्ट होते हैं, कितने हम्बल रहते हैं। सचिन तेंदुलकर हो कि महेंद्र सिंह धोनी हो, आज क्यों महान नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद क्यों हम्बल है ना। आज बड़े बड़े संत महात्मा देखो कितने प्यार से बात करते हैं, है ना, कितने हम्बल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको हमारा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ जो ओशो हमेशा कहते हैं कि अहंकार ही दुख का कारण है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अहंकार ही दुख का कारण है। अगर आप जीवन में दुखी हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे अंदर अहंकार बढ़ा है। जब हम अपेक्षा और उपेक्षा से दूर हो जाएंगे, आप डेमो दिखाने जा रहे हो और आपको अपेक्षा नहीं है तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आपको अपेक्षा है कि ये आएगा, इतने पैसे कमा लेगा, वो तो दुख शुरू हो जाए। और दूसरा, किसी को उपेक्षा मत करो। अपेक्षा और उपेक्षा से अगर आप दूर हो जाते हैं तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बहुत विनम्र बनिए, हम्बल बनिए, सबसे प्यार से मिलिए, क्योंकि यही जीवन में याद रह जाता है। बाकी कोई जीवन में याद नहीं करेगा कि आपके पास क्या है ना। जब आप जाते हो तो लोग यही बोलते हैं कि यार एक अच्छा आदमी चला गया, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत हंसता था, वो बहुत खुश रहता था, वो सबसे प्यार से बात करता था, सबसे दोस्ती करता था, उसके परिवार में खुशियां बहुत थी, वो लोगों की केयर करता था, वो लोगों की मदद करता था। बस जाने के बाद यही चीजें याद रह जाती, और यही है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस।
यही है जीवन की असली कामयाबी। तो आई होप समय हो चला है, कुछ चीजें आपको समझ होगी, कुछ चीजें नहीं भी आई होगी तो आप थोड़ा सा, अगर आपने एक चीज भी कोई अपना ली, कोई अपनी खराब आदत ही आज से आपने छोड़ दी, तो मैं समझूंगा मेरा ये जूम पे आना नहीं कि केंगन को मुझे जीवन में कोई कामयाबी केंगन में मिला ना मिले वाला बात है, लेकिन मैं समझूंगा कि मेरा केंगन में आना मैं धन्य हो गया। आपने अगर जीवन में अपना थोड़ा सा आज कुछ बदलाव कर लिया ना, जैसे पे बहुत अच्छी आवाज करता है और 98.3 है। कितने लोग हैं जिन्होंने वो चैनल वाला इस्तेमाल करा है, चैनल घर में पहले आता था, तो थोड़ा सा भी हम क्या करते थे, कुछ पिक्चर गड़बड़ होती तो हम एंटीना ठीक करने जाते थे छत पे, हमने तो खूब किया है राइट, उसको चैनल को ठीक करते थे तो पिक्चर सही हो जाती। अभी ज्यादातर लोगों के जीवन में एंटीना गड़बड़ाया हुआ है राइट, वो टर्चर की आवाज कर रहा है, जरा में गुस्सा होना है ना, बीवी पे गुस्सा होना, बच्चों पे गुस्सा होना है ना, 28.3। अब दोस्तों थोड़ा सा उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उसको हल्का सा घुमा दो है ना, थोड़े से पहले से ज्यादा विनम्र हो जाओ, पहले से ज्यादा सबके प्यारे बन जाओ, तो जीवन में वो अच्छी आ जाएगी है ना। अभी ज्यादातर लोग दुनिया में आप देखेंगे, आदमी अचानक पागल क्यों हो जाता है ना, मेंटल डिस्टर्ब हो जाता चला जाता है, वो इसलिए हो जाता है वो बिल्कुल कगार पे खड़े है ना, बिल्कुल कगार पे खड़े हैं कि थोड़ा सा कुछ सहारा मिला करने का क्यों पागल हो जाता है। मतलब पूरी दुनिया में पागलपन इस हद तक चला गया है ना, 1.25 साल से युद्ध चल रहा है ना, आप देखो लोग गोले बरसाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग खुश हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अहंकार, मैं बड़ा। रसिया दिखाना चाहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूँ, और यूक्रेन दिखाना चाह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं है ना। इधर कोरिया और ताइवान अलग है, एक दूसरे पे लड़ाई करने को तैयार बैठे हैं, उधर चाइना अलग है, उधर इजराइल और फिलिस्तीन अलग है, पूरी दुनिया में देखो किस चीज की लड़ाई हो रही है। अब एक शब्द में अगर इसको डिफाइन करोगे, ये सिर्फ अहंकार की लड़ाई, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है ना। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ या जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, सिर्फ अहंकार के कारण हुए। एक चीज जिसका इस अस्तित्व में कोई मोल ही नहीं है, परमात्मा की नजर में और इस प्रकृति की नजर में उस अहंकार सबसे तुच्छ चीज है जिसका कोई मोल नहीं है। अहंकार के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई। दोस्तों ये अब कितनी छोटी छोटी चीज, कहते हैं ना हाथी नहीं काटता, हमेशा चींटी ही काटती है। हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कर लेंगे वो, अरे भैया आप छोटी छोटी चीजें ना, घर में किचन में इतनी सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य दे सकती है, परिवार में इतनी सारी चीजें हैं जो खुशियां दे सकती है ना। खुश होना सीखो है ना। कहते हैं ना कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है, लेकिन उसकी खुशबू में वो बाहर भागता है राइट। खुशियां जो होती है ना, वो भी हमारे अंदर छिपी हुई है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, आपको दुनिया की सारी कायनात मिल जाए, आप खुश, आप वहां भी जाके दुखी होंगे। अगर आज आप खुश नहीं है, आज अपने वर्तमान से खुश नहीं है, तो इस दुखी वर्तमान से सुखी हो गया। क्योंकि आज जो है वो कल, आप आज सोच रहे हैं कि कल खुशी मिलेगी, आप जब कल जाओगे तो वो आज फिर कल हो जाएगा, फिर कल जाओगे तो कल परसों हो जाएगा, वो कल कभी आने वाले बात नहीं है। तो आज अगर हम वर्तमान में खुश नहीं है, आज जो हमारे पास है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है, तो भविष्य में कुछ भी मिल जाएगा, कैसे खुशी हासिल होगी? वो इसलिए हासिल नहीं होगी, खुशी अंदर की चीज है ना। आप देखो दो व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहे हो और दोनों की सोच देखोगे तो एक व्यक्ति एक बार भीग गए है ना, अब सर्दी लग जाएगी, बारिश हो गई, उसी को दुख बना लिया, और एक उसी बारिश में नाचने लग जाता है ना, शर्ट उतार के, देखते हैं आप लोगों को खेत में काम कर रहे हैं, उसी को उनने खुशी बना लिया। आप उसी से दुखी हो रहे हो, उसने उसी को खुशी बना लिया। तो जीवन में खुशी अंदर की चीज है, वो भावों की चीज है, वो आत्मा की चीज है। इसलिए आप जो भी काम करें, वर्तमान को जीना सीखे, वर्तमान में खुश होना सीखे, सारे एथिक्स के साथ काम करें कि परमात्मा हमेशा आप पे नजर रख रहा है। और ओशो हमेशा कहते हैं, लोग कहते हैं कि कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। कोई परमात्मा किताब लेके नहीं बैठा हुआ है कि आपके कर्म लिखते जाएगा और फिर हिसाब करेगा, इतना टाइम नहीं है उसके पास। आप बटन चालू करो और स्विच में उंगली डालो तो क्या होगा? करंट अभी लगेगा कि कल लगेगा? कब लगेगा? अभी लगेगा?
आप आग में हाथ अभी डालो आप, तो अगले जन्म में आपका हाथ जलेगा कि अभी जलेगा? कब जलेगा? दर्द कब होगा? सजा उसी वक्त मिलना शुरू हो जाती है जब आपके अंदर बुरे कर्म तो छोड़ो, बुरे भाव आ जाते हैं। आपके दिमाग में अगर किसी के प्रति बुरा भाव आ गया कि इसका प्रोस्पेक्ट है, मैं इसको डिस्काउंटिंग दे दूं या इसको मैं, वो बात की बात है कि आप को डिस्काउंटिंग दोगे। आपने अपने दिमाग में एक नेगेटिव बीज डाल दिया आज से ही, और यही बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा और जीवन को बर्बाद करके रख देगा, आपके बिजनेस को बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि वो बीज इंपॉर्टेंट है, वो सीड डल गया आपके दिमाग में, आपने भाव कर लिया मतलब बीज डल गया आपके दिमाग में। तो एक पवित्र भावों का कंगन बिजनेस है, उस भावों के साथ इस बिजनेस को कीजिए, अब पवित्रता के साथ कीजिए। पानी का काम है दोस्तों, भविष्य इतना अच्छा है कि 20 साल पहले लोग आरओ का डेमो दिखाने जाते थे। आज आपको आरओ खरीदना है तो आप सिर्फ ऑर्डर करते हो। आज हम कैंगन का डेमो दिखा रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल बाद लोग सिर्फ एक फोन लगाएंगे आपको और बोलेंगे एक SD501 मंगा दो। एक डिवाइस को ऑर्डर करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, जैसे आज आपको आरओ का ऑर्डर करने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं। आप कल्पना करो उस दिन बिजनेस कहाँ होगा, उस दिन आपकी टीम कहाँ होगी, उस दिन आपका जीवन स्तर कैसा होगा, है ना। आज शुरुआत है ना। पहले 800 आई, फिर वेगन आर आई, फिर ब्रेजा आई, अर्टिगा आई, पहले कीपैड वाला मोबाइल आया, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया,